नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है भारत के प्रारंभिक राज्य। हमारा जो सिलेबस है टेट का उसमें ये एक टॉपिक है जिसमें जो भारत के प्रारंभिक राज्य थे जिन्हें महाजनपद भी कहा जाता है उनके बारे में यहाँ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले ये जो वीडियो है इसमें हमारा पहला टॉपिक है महाजनपद की ओर। अब देखिए, जनपद को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यानी कि आजकल जिला भी कहते हैं और पहले से जनपद कहा जाता था। और जो हमारा जिला होता है, कोई भी जिला ले लीजिए, वो कई तहसीलों से मिलकर बना होता है और कई जनपदों को मिलकर एक प्रदेश बनता है। ठीक है, तो देखिए, जो प्राचीन समय था यानी कि जो प्राचीन काल था उसमें क्या था, जो छोटे छोटे जनपद थे उनको मिलाकर महाजनपद बन गए, यानी कि कुछ छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर एक महाजनपद बन जाता था। अब देखिए, जन से जनपद यानी कि जनपद कैसे बना। सबसे पहले देखिए, 600 ईसा वर्ष पूर्व की बात है ये। जो जन का राजा होता था, जन के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो देखिए, जो जन का राजा होता था अब उसे जनपद का राजा माना जाने लगा। और जो जन है, अगर उसे हम सामान्य भाषा में कहें तो लोगों के एक समूह को या किसी भी जनजाति के समूह को या कुल के समूह को जन कहा जाता था। और उनका जो राजा होता था, एक राजा होता था और उसे अब जन के राजा की जगह जनपद का राजा कहा जाने लगा था। ठीक है, प्रत्येक जन का एक राजा होता था और 600 ईसा वर्ष पूर्व की ये बात है। अब देखिए, जनपद का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका अगर शब्दों में अर्थ निकालें तो जन के बसने की जगह, जन यानी कि लोगों की बसने की जगह, यानी कि ऐसा कोई भी भूखंड, कोई भी ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ कोई जन यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी लोग अपना पाँव रखता है, पद माने पाँव रखता है या बस जाता है, उसे जनपद कहा जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गया जनपद। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाजनपद की। तो देखिए, महाजनपद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है, यानी कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय ये उनकी एक पुस्तक है, एक बुक है, उसका नाम है। और इस पुस्तक में 16 महाजनपद, यानी कि प्राचीन समय में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। एक आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कितने महाजनपद थे, तो वो थे आपके 16। और किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है अंगुत्तर निकाय में और ये एक बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है, अब देखिए, ये जो 16 महाजनपद थे ये दो प्रकार के होते थे। ठीक है, दो प्रकार के कैसे, 14 में राजतंत्र यानी कि राजा का शासन और 2 में गणतंत्र यानी कि जनता का शासन चलता था। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस था। यानी कि जो 14 महाजनपद थे वहाँ पर चलता था राजतंत्र यानी कि राजा का शासन और 2 में चलता था गणतंत्र। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये हैं 14 आपके 14 है आपके राजतंत्र वाले महाजनपद। इनमें जैसे सबसे पहला है आपका अंग और वर्तमान में इसकी स्थिति है मुंगेर एवं भागलपुर जिले में। दूसरा है आपका मगध, जो कि वर्तमान में पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भागों को मिलाकर पूर्व में इसका नाम क्या था, मगध था। काशी का वाराणसी। ठीक है, जो आजकल की फैजाबाद, गोंडा और बहराइच है, ये कौशल महाजनपद हुआ करते थे। वत्स महाजनपद वर्तमान के इलाहाबाद और मिर्जापुर। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया कि फैजाबाद का पूर्व में नाम क्या था, यानी कि या फिर कौशल महाजनपद की वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप एक दो बार इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक दो बार देखेंगे तो ऑप्शंस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जनपद का पूर्व में नाम क्या था। ठीक है, अब देखिए, चेदी है एक आधुनिक बुंदेलखंड। कुरु है यानी कि हरियाणा और दिल्ली का जो कुछ भाग है वो पहले कुरु महाजनपद के नाम से जाना जाता था। पांचाल महाजनपद है उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद जिले का क्षेत्र। सूरसेन है ब्रजमंडल और मथुरा। मत्स्य है आपका अलवर, भरतपुर और जयपुर।
अवंती है आधुनिक मालवा, जो वर्तमान में मालवा है वो पूर्व में उसे अवंती महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा नेक्स्ट है अश्मक महाजनपद, जो कि नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच का जो भाग है उसे अश्मक महाजनपद के नाम से पहले जाना जाता था। और अगला है देखिए दोस्तों गांधार, और गांधार है पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। गांधार महाजनपद था पहले। और कंबोज है पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला, यानी कि पाकिस्तान में एक ज़िला है जिसका नाम है हजारा, और वो उसे पूर्व में कंबोज महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो देखिए ये जो 14 महाजनपद है, इनमें मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि इनमें जो शासन होता था वो राजतंत्र होता था, यानी कि राजा का शासन चलता था, क्योंकि यहाँ पर ये जो राज्य थे इनका अध्यक्ष कौन होता था? राजा होता था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 और महाजनपद है, पहला है वज्जी और दूसरा है मल्ल। इनमें क्या था? गणतंत्र था, यानी कि जनता का शासन चलता था। ठीक है। वज्जी की वर्तमान में स्थिति है बिहार में जो गंगा नदी है उसके उत्तर का भाग। और मल्ल की अगर हम बात करें तो देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का जो क्षेत्र है उसे मल्ल महाजनपद के नाम से पहले जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो गणतांत्रिक व्यवस्था वाला एक महाजनपद था, कौन सा? वज्जी। 2 ही थे, वज्जी और मल्ल। उसमें से देखिए जो वज्जी थी उसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी, और उसका एक अपना राजनीतिक महत्व था। ठीक है। और ये जो पूरा वज्जी परिसंघ था उसका मुख्यालय थी कौन? वैशाली। वैशाली नाम एक जगह थी। अब ये जो 16 महाजनपद हैं इनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये 4 जो थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, और यही जो थे वो प्रमुख महाजनपद कहलाए थे। ठीक है। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, ये जो 4 महाजनपद थे अत्यंत शक्तिशाली थे, इसलिए इन्हें प्रमुख महाजनपद कहा जाता था। और इन चारों में भी सबसे ज़्यादा जो थे वो थे मगध और अवंती, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद सिद्ध हुए थे। तो ये थी 16 महाजनपदों की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में उस समय क्या बदलाव आया, यानी कि जैसे ही जनपद से महाजनपद बने जब राज्य, तो लोगों के जीवन में और वहाँ का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, उनके जीवन में क्या चेंजेस आए उसके बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो महाजनपद काल था इसमें सबसे पहले क्या हुआ? राजा की शक्ति बढ़ी। ठीक है। राजा ज़्यादा शक्तिशाली बन गया और वो एक विशिष्ट व्यक्ति बन गया था, यानी कि अब सामान्य लोगों की तरह नहीं था, वो एक विशिष्ट व्यक्ति बन गया था, और उसे समाज की रक्षा करना भी उसका एक काम था, यानी कि वो समाज का रक्षक बन गया था। और उसका जो मुख्य कर्तव्य था वो था दुश्मनों से, यानी कि जो उनके राज्य के जो दुश्मन थे उनसे अपनी प्रजा की रक्षा करना। इसके अलावा राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय, इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना। इसके लिए उन्होंने शासन के कार्य में मदद के लिए राजा ने अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी नियुक्त किए। ठीक है। और देखिए राजा की जो प्रवृत्ति थी वो अपने राज्य को बढ़ाने में थी, यानी कि हर कोई राजा चाहता है कि मेरा राज्य और बढ़े, इसका और विस्तार हो। ठीक है। इसलिए जो राजा था उसे बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी। ठीक है। और जो राजा होता था वो सेना का प्रमुख होता था, और जब युद्ध होता था दूसरे देश से तो युद्ध में सेना का संचालन करने का काम भी राजा का होता था। अब देखिए ये जो सेना है तो इसको वेतन भी देना पड़ेगा। ठीक है। तो उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो राज्य की जो आय होती थी वो कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कि राजा को इन सब के लिए धन कहाँ से मिलता था? तो वो मिलता था प्रजा से कर के रूप में, यानी कि प्रजा से कर वसूला जाता था। ठीक है। और इसके अलावा व्यापार होता था बाहर से, उससे भी राजा को आय प्राप्त होती थी। और इस समय में क्या हुआ? पहले वस्तु विनिमय होता था, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, लेकिन अब वस्तुओं की खरीद और जो बिक्री थी, यानी कि खरीदना और बेचना, वो रुपए पैसे से होने लगा। ठीक है। और बड़ी बड़ी सड़कें बनी जिससे व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। और ईरान, मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया से जो व्यापारी थे वो भारत आते थे, और शिल्पकार थे, व्यापारी थे। इससे काफ़ी ज़्यादा उस समय का जो जीवन था, सामाजिक जीवन था, उसमें काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिर बने शहर। अब देखिए
हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, ठीक है, जब उसका विनाश हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, हमने पढ़ा वैदिक संस्कृति के बारे में। और वैदिक संस्कृति कैसी संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। वो लोग पहले पशु रखते थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में वो लोग पशु पालक थे, पशुओं को चराते थे, ठीक है। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो वो लोग खेती करने लग गए, लेकिन उनका जो जीवन था वो कैसा था, ग्रामीण था। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, शहरी सभ्यता थी। लेकिन अब देखिए ग्रामीण से क्या हो रहा है, फिर बने शहर। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि दोबारा से शहर बने, यानी कि पहले, इससे पहले कब थे, हड़प्पा सभ्यता में थे, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए इस युग में हुआ क्या कि एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला, और वो बदलाव क्या था, शहरों का विकास, ठीक है, यानी कि शहर बने। अब देखिए ये जो शहर थे इनका विकास कहाँ पर हुआ, तो इनका विकास ऐसी जगहों पर हुआ जहाँ पर शिल्प केंद्र थे, यानी कि हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी। जो व्यापारिक केंद्र थे जहाँ पर व्यापारी आते थे, और जो महाजनपद थे, उन महाजनपदों की जो राजधानियाँ थी उनके आसपास इन शहरों का विकास हुआ। अब देखिए कुछ गांव ऐसे भी थे जिनमें जो शिल्प कार्य थे वो बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में थे, और उस जगह पर जो कुशल शिल्पी होते थे, यानी कि जो हाथ से चीज़ें बनाने का कार्य करते थे, वो उस जगह पर धीरे 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 करके एकत्रित होने लगे, इकट्ठे होने लगे, और ये जो गांव थे वो धीरे धीरे शहर के रूप में बदलते चले गए। अब देखिए ये जो शिल्पी होते थे ये सब एक ही जगह पर काम रहकर करना क्यों पसंद करते थे, वो इसलिए क्योंकि जो कच्चा माल होता है वो उन्हें एक ही जगह पर प्राप्त हो जाता था, और वहाँ से वो अपनी चीज़ों को भी आसानी से बेच सकते थे, इसमें उन्हें सुविधा थी, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता था कि कोई भी व्यवसाय है, कोई भी बिजनेस है, तो कोई भी बेटा है वो अपने पिता से इस काम को सीखता था, यानी कि वंशानुक्रम की तरह, मतलब पिता के बाद बेटा, फिर उसके बाद उसका बेटा उसी कार्य को करता रहता था। इस तरीके से ये जो व्यवसाय थे ये धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, और इन्हीं से जो शिल्प कार्य करने वाले जो लोग थे, अलग अलग कार्य करने वाले थे, उनके एक वर्ग बनते चले गए, और इनका जो कार्य था वो वंशानुगत हो गया। और इससे क्या हुआ, समाज में बहुत ज़्यादा जटिलता और कठोरता आ गई। तो ये थी शहरों की बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मगध साम्राज्य। अब हम एक साम्राज्य था जिसका नाम था मगध साम्राज्य, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये और काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था, और इसकी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए जो मगध साम्राज्य था, देखिए अब ये साम्राज्य का क्या मतलब है यहाँ पर, अभी तक तो हम महाजनपद की बात कर रहे थे, लेकिन साम्राज्य का क्या मतलब है। तो देखिए साम्राज्य का मतलब होता है कि जब कोई भी राजा अपने राज्य की जो सीमा होती है उसका विस्तार कर लेता है, अधिक विस्तार कर लेता है, तो उसका जो राज्य होता है उसे साम्राज्य कहा जाता है। अब देखिए जब हमने बात की थी 16 महाजनपद की, तो उनमें हमने 4 प्रमुख महाजनपदों की बात की थी, जो कि कौशल, अवंती, वत्स और मगध थे। अब देखिए जो कौशल, अवंती, वत्स और मगध, इन चारों प्रमुख महाजनपदों को जब एक ही राज्य में मिला दिया गया तो उसको मगध साम्राज्य कहा जाने लगा, यानी कि इन चारों से मिलकर ही मगध साम्राज्य बना था। अब देखिए जो 16 छोटे छोटे राज्य थे, इनमें क्या था, एकता का भाव था, क्योंकि हर एक कोई दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। इसी कारण इनमें आपस में संघर्ष होता रहता था, और जो बड़े राज्य थे वो छोटे राज्यों को अपने में मिलाते चले गए। ठीक उसी तरीके से जैसे बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को निगल जाती है, ऐसे ही बड़े राजाओं ने जो छोटे राज्य थे उनको अपने में मिला लिया, उनको हड़प लिया, और वो अपना जो राज्य का क्षेत्र था और अपना जो प्रभाव था उसको बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि वो दूसरे राज्यों से मित्रता करते थे या शादी कर लेते थे, ठीक है, इस तरीके से रिश्तेदारी बनती थी, या संधि कर लेते थे, या फिर वो सीधे उन पर आक्रमण कर देते थे। और इससे क्या होता था, एक राज्य दूसरे राज्य में इस तरीके से मिलते चले गए, और इनमें सबसे अंत में, सबसे लास्ट में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था वो था मगध साम्राज्य। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो देखिए मगध साम्राज्य के जो प्रमुख राजवंश थे उनमें सबसे पहले था हर्यक वंश, ठीक है, और उससे पहले, उसके बाद था शिशुनाग वंश, यानी कि हर्यक वंश के अगर हम समय क्रम की बात करें तो देखिए वो होगा आपका 544 ईसा पूर्व से लेकर
412 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हर्यक वंश का जो समय क्रम था वो है 544 से 412 ईसा पूर्व। उसके बाद आया आपका शिशुनाग वंश, जो कि है आपका 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये है इसका समय क्रम। अब देखिए हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आया मगध में वो था नंद वंश। ठीक है, यानी कि नंदों से पहले हर्यक वंश और उसके बाद शिशुनाग वंश, और इन सभी का जो शासन काल था, अगर हम नंद वंश के समय क्रम की बात करें तो वो है आपका कितना 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये है आपका नंद वंश का समय क्रम। और इन तीनों जो वंश थे उन्होंने लगभग 220 वर्षों तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। ठीक है, अब देखिए जो एक नंद वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था धननंद। क्या नाम था इसका? धननंद। और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। धननंद नंद वंश का अंतिम शासक था और इसी के शासनकाल में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। एक तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था आपका धननंद। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो भी आपका आंसर यहाँ पर धननंद हो जाएगा। तो दो चीज़ें यहाँ से हमारे सामने निकल के आती हैं कि धननंद नंद वंश का अंतिम शासक था और उसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब देखिए जो मगध साम्राज्य के जो शासक होते थे उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए विस्तारवादी नीति अपनाई और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसमें काफ़ी सारे घुड़सवार थे, हाथी थे, और इसी वजह से जो मगध साम्राज्य था वो एक विशाल साम्राज्य बन गया। अब हम बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण की कि सिकंदर ने किस तरीके से भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए एक यूरोप महाद्वीप में एक देश है यूनान। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में एक देश है यूनान और वहाँ पे एक राज्य था मैसिडोनिया। क्या नाम है उस राज्य का? मैसिडोनिया। और वहाँ का राजा कौन था? सिकंदर। ठीक है, मैसिडोनिया राज्य का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर और उसकी एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी और वो दुनिया जीतने के इरादे से अपनी जो सेना थी उसको लेकर बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुँच गया और उसने वहाँ बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हराया। लेकिन जब उसने मगध के राजा जो धननंद थे उनसे युद्ध करना चाहा तो उसकी सेना ने युद्ध करने से इनकार कर दिया क्योंकि धननंद के पास एक बहुत बड़ी सेना थी और वे वापस मैसिडोनिया लौट गए। ठीक है, तो ये थी सिकंदर के आक्रमण की कहानी। आगे बढ़ते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए जो सिकंदर था उसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था और सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से ही हमें भारतीय इतिहास की जो तिथि का निर्धारण करने में सिकंदर के आक्रमण से ही हमें सहायता मिलती है। और सिकंदर के आक्रमण ने जो भारत के द्वार थे वो यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए थे क्योंकि जो मैसिडोनिया राज्य था जहाँ का राजा था कौन? सिकंदर, वो यूनान देश का ही रहने वाला था, यानी कि यूनान देश में ही एक राज्य है मैसिडोनिया। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय सिक्के थे उन पर भी यूनानी सिक्कों के जो निर्माण शैली है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इस घटना के बाद से क्या हुआ था कि जो घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे वो दूसरे देशों के साथ भारत के स्थापित हुए और इसके अलावा शिल्प कला और जो ज्योतिष विज्ञान है उसके क्षेत्र पर भी यूनानी लेखकों का प्रभाव यहाँ पर हमें पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।